हम आमतौर पे गांव पे देख रहे हैं जो बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं वो भी इग्नू से ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, तो उससे क्या लाभ और क्या हानि है उसके? और भी कई सारे फ़ायदे हैं डिस्टेंस मोड में। जैसे रेगुलर मोड में अगर आप एक विषय में फेल कर जाते थे तो गार्जियन भी बोल देते हैं कि इग्नू से ग्रेजुएशन कर लो, तो अगर जो 12th किया है और ग्रेजुएशन आगे कोई बच्चा कर रहा है तो अगर इग्नू से कर रहा है और भविष्य में कभी उसको गवर्नमेंट जॉब में जाना हो तो क्या वो जा सकता है या फिर कुछ बाधाएं आएंगी? क्योंकि जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी जेन्युइन है, कौन सा यूनिवर्सिटी मतलब गलत है, तो उस चीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे? बिहार को आगे बढ़ाने में कुछ युवाओं को संदेश देंगे कि चीज़ है आज का युवा जो है वो स्ट्रगल करना नहीं चाहता। वेलकम बैक माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में। हमारे पास बहुत से बच्चों का कॉल्स और मैसेजेस आते हैं कि सर ये डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, और डिस्टेंस एजुकेशन को लेकर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में अलग अलग धारणाएं होती हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन क्या है। डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो रेगुलर से कम काम करता है या ज़्यादा काम करता है, इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। तो आज हम सारा चीज़ डिफाइन करते हैं। बहुत से बच्चे हमारे पास क्वेश्चन लेके आते हैं कि सर अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो जो रेगुलर से बच्चे कर रहे हैं उनको जॉब मिलने के बाद जो बचेगा वो हमें मिलेगा या फिर हमें भी उतना ही अधिकार मिलेगा? तो इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते हुए हम पहुंच चुके हैं पटना इग्नू रीजनल सेंटर में। जी हाँ, पटना इग्नू रीजनल सेंटर में यहाँ के जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं आनंद कुमार जी, उनसे हम मिलेंगे और सारी चीज़ के बारे में जानेंगे। डिस्टेंस एजुकेशन को लेकर आपके मन में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम अपने तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे कि सारा चीज़ उनसे पूछे और आपके बीच तक बातों को पहुँचाए। चलिए हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम आनंद कुमार हुआ। मैं इग्नू में सहायक कुल सचिव के पद पर कार्यरत हूँ अभी। इससे पहले मैं एजी ऑफिस में था 14 साल और पिछले 12 साल से यहाँ हूँ। ये छोटा सा परिचय है मेरा। तो सर इग्नू तो आपका डिस्टेंस एजुकेशन है, तो डिस्टेंस एजुकेशन जैसे बहुत से बच्चे डिस्टेंस एजुकेशन से गवर्नमेंट जॉब में उस टाइप से बच्चे डिस्टेंस एजुकेशन करते हैं। हम आमतौर पे गांव पे देख रहे हैं जो बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं वो भी इग्नू से ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, तो उससे क्या लाभ और क्या हानि है उसके बारे में? देखिए, आज के डेट में डिस्टेंस एजुकेशन ही सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट है। पहले लोग इसको चूँकि रेगुलर मोड में जहाँ भी एडमिशन है उसमें सीट लिमिट है। जी जी, एक दायरे तक ही लोग लिमिट में एडमिशन ले सकते हैं। 30 सीट है तो किसी कोर्स में 60 सीट है, तो लोगों को पढ़ने चाहते के बाद भी लोग नहीं पढ़ पाते थे। इसी सोच के साथ ओपन यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ 1984 में, पहली बार 85 में हमारा इग्नू बना। तो ये सोच थी कि जो वहाँ से डिप्राइव हो गए, नहीं कर सके, इच्छा होने के बाद भी नंबर कुछ कम रहा किसी कारण, बस चाहे तो बीमार पड़ गए या सामाजिक कोई कारण रहा जिसके कारण मैट्रिक में नंबर कम हुआ तो इंटर में कोई किसी में नहीं एडमिशन हो सका या कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सका, तो वो लोग यहाँ आते थे। आज ये ज़रूरत बन गई है लोगों के बीच। जी जी, इसके पीछे कई कारण हैं। इसके लिए हम दोषी रेगुलर कॉलेज को मानते हैं। अब रेगुलर कॉलेज में सीटें हैं लेकिन वहाँ लोग एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि पढ़ाई का स्तर इस तरह से नीचे चला गया, दयनीय हो गया है। मैं अपना खुद उदाहरण दूँ तो मैं 89-92 बैच का मैं स्टूडेंट था ग्रेजुएशन में। मेरी डिग्री 94 में मिली। 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलती है। तो ये सारे भी कारण है जिसके कारण लोग डाइवर्ट हो रहे हैं और ये रेगुलर मोड को छोड़ करके डिस्टेंस मोड में आ रहे हैं। और भी कई सारे फ़ायदे हैं डिस्टेंस मोड में। जैसे रेगुलर मोड में अगर आप एक विषय में फेल कर जाते थे तो सारे विषय को पुनः एग्ज़ाम देना पड़ता था। साल भर इंतजार करना पड़ता था एक एग्ज़ाम के बाद दूसरा एग्ज़ाम के लिए। कभी कभी साल क्या 1.5 साल के बाद एग्ज़ाम होती थी जिसके कारण सेशन लेट होता था। इग्नू वगैरह जैसे कई ओपन यूनिवर्सिटी आ जाने से ये फ़ायदा हुआ कि टाइमली 3 साल तो 3 साल में डिग्री मिल जाती है। समय की बर्बादी नहीं होती है। हमारे यहाँ 6-6 महीने पर एग्ज़ाम होता है, तो आपका साल बर्बाद नहीं होगा। किसी कारण बस फेल भी कर गए तो आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों एक साथ भी दे सकते हैं। तो ये सारी बेनिफिट है जिसके कारण लोग ललायित होते हैं। और आज के डेट में हमारे यहाँ केवल पटना रीजनल, बिहार में 4 रीजनल सेंटर है जिसमें एक पटना रीजनल सेंटर भी है। तो बहुत से बच्चियों का सवाल रहता है, जैसे गांव में उतना, हमारे गांव में उतना सुविधा है नहीं, तो जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं तो वो सीधा मतलब एक गार्जियन भी बोल देते हैं कि इग्नू से ग्रेजुएशन कर लो, तो अगर जो 12th किया है और ग्रेजुएशन आगे कोई बच्चा कर रहा है तो अगर इग्नू से कर रहा है और भविष्य में कभी उसको गवर्नमेंट जॉब में जाना हो तो क्या वो जा सकता है या फिर कुछ बाधाएं आएंगी? नहीं, निश्चित तौर पर इस तरह के बहुत सारे लोग मतलब धारणा रहता है कुछ लोगों का कि अगर हम डिस्टेंस से कर रहे हैं, जब हम कोई जॉब नहीं कर रहे थे, घर पे बैठे थे, तो डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं तो उस पर कोई क्वेश्चन मार्क लगेगा या फिर आसानी से सारी चीज़ें जैसे रेगुलर से होती है वैसे हो जाएगा? हाँ, ये अवधारणा है। इग्नू जैसे संस्था को डेटरेट करने के लिए कई जो रेगुलर मोड के संस्थाएं हैं उसके द्वारा फैलाई गई है। आप खुद पढ़े लिखे हैं, समाज से आते हैं, आप जानते हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक स्टेट यूनिवर्सिटी या एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 3 तरह की यूनिवर्सिटी हुआ करते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी भी होते हैं।
तो इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल लॉ के तहत 1985 में पार्लियामेंट एक्ट के तहत इसका संचालन हुआ है। तो बट नेचुरल है कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल ही है। जी। और इंडिया में जो संस्था है जो यूनिवर्सिटी को मापती है, मापदंड नैक कहते हैं उसको, जी। नैक के द्वारा इसको A++ का ग्रेड मिला है, जो इससे बड़ा पूरे भारतवर्ष में और दूसरा कोई मापदंड नहीं है। तो ऐसे मापदंड के साथ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिग्री पर कोई चैलेंज करे और कोई कहे तो ये केवल निजी मूर्खता है और पूरा कल्पना केवल ही है और कोई बात नहीं है। तो मतलब जैसे अगर कोई डिस्टेंस से भी कर रहा है तो अगर गवर्नमेंट समान है। भारत सरकार के द्वारा एक स्पेशल आदेश निकला है, यूजीसी का भी आदेश है, वो नेट पर आसानी से देखा जा सकता है। दोनों डिग्रियां सामान्य वैल्यूएबल है, कहीं कोई भेदभाव नहीं करता। अगर करता है तो उस पर प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है। तो सर, आप यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं और हर तरह के काम कर रहे हैं, आसानी से सारा चीज़ इसमें आपको नॉलेज होगा। तो एक छोटा सा मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी जेन्युइन है, कौन सा यूनिवर्सिटी मतलब गलत है, तो उस चीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब सर्च करेंगे तो जैसे हम लोग पास आता है कोई भी, तो हम लोग बोलते हैं कि यूजीसी की वेबसाइट खोलिए, वहाँ से यूनिवर्सिटी का नाम सर्च कीजिए और वहीं से उस वेबसाइट, उस यूनिवर्सिटी के लिंक पे जंप कर जाइए। तो वो है कि मतलब आपकी नज़र से कुछ हो ऐसा, अगर उसके बारे में एक्सप्लेन। हाँ, कई सारे फेक यूनिवर्सिटी है। अभी कल परसों ही पेपर में देख रहा था कि जैसे बहुत से यूनिवर्सिटी का 3-3, 4-4 वेबसाइट, एक ओरिजिनल है और बाकी फेक वेबसाइट बने हुए हैं। इसके पहचानने के लिए भी बड़ा अच्छा सा है, जिसके लास्ट में ac.in लगा हो, वो समझिए कि वो सही यूनिवर्सिटी है। जैसे ignu.ac.in है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का था NOU.ac.in है। जो भी यूनिवर्सिटी होगा, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस देंगे, चाहे edu.in होगा, वो गवर्नमेंट के संस्था द्वारा वो दिया जाता है। तो एक पहचानने का ही, अगर कॉम लगा रहेगा, ORG लगा रहेगा, तो वो फेक मान सकते हैं आप उसको, वो प्राइवेट मान सकते हैं, डुप्लीकेट मान सकते हैं। तो किस तरह से ये पहचानते हैं। दूसरा तो जैसे आपने बताया यूजीसी का अपना वेबसाइट है, उससे जाकर देख सकते हैं, उसमें भी कई सारी चीज़ें हैं। यूजीसी के वेबसाइट पर फेक यूनिवर्सिटी का लिस्ट मिल जाएगा। कई ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिसमें 15 कोर्स की मान्यता यूजीसी से मिली हुई, लेकिन 18 कोर्स चला रहे हैं। तो वो भी देखने की बात होती है कि इस कोर्स के पर्टिकुलर उस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स की मान्यता है कि नहीं। तो जो कोर्स करना चाहते हैं जिस यूनिवर्सिटी से, तो केवल यूनिवर्सिटी को ही नहीं देखें, साथ साथ उसमें वो कोर्स की मान्यता उस यूनिवर्सिटी द्वारा, यूजीसी द्वारा, NICT द्वारा, NCTE द्वारा, AICTE द्वारा मिला है कि नहीं, उसको भी जांचना जरूरी है। नहीं तो बाद में भविष्य में वो परेशानी का सबब बन सकता है। लड़के के लिए तो उतना नहीं होता है, लेकिन कॉलेज के लिए लड़के चूँकि उसमें दोषी नहीं होते हैं और कोर्ट भी उसके पक्ष में ही डिसीजन देते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य में उस परेशानी से बचने के लिए अच्छा है कि पहले ही हम लोग तैयारी कर लें, उस तरह का देखभाल कर लें क्या यूनिवर्सिटी और उसके जो कोर्स में एडमिशन ले रहा है वो कोर्स मान्यता प्राप्त है कि नहीं। सर, जैसे मान लीजिए कि कोई यूनिवर्सिटी चल रही है और जब अभी तक मतलब शुरू हो गई है, यूजीसी की टीम अभी विजिट करने कभी नहीं आई है, तो कुछ लोग का धारणा आता है कि जिस यूनिवर्सिटी में यूजीसी की टीम विजिट कर ली है उसी में एडमिशन लें। कुछ लोग करा लेते हैं। तो ऐसे तो यूनिवर्सिटियाँ खुलती हैं तो एडमिशन आते ही चलते हैं, लेकिन भविष्य में जब यूजीसी की टीम विजिट किया और किसी कारणवश जैसे यूजीसी के हिसाब से सारा चीज़ सुचारू रूप से नहीं चल रहा, तो उसको सीज करेगी, तो उसमें जिस बच्चे का एडमिशन होगा उनको किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा? हाँ, वो डिग्री फेक हो जाएगी। अगर वो डिग्री उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा। अब तो यूजीसी काफ़ी टाइट हो गया है, तो अब उसके डर से ये प्रॉब्लम अब लगभग सॉल्व हो गया है। कोई हिम्मत नहीं करती है कि बिना मान्यता मिले हुए, बिना यूजीसी का टीम का विजिट किए हुए कोई कोर्स को लॉन्च करे या चलाए। इसलिए अब उस तरफ ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितना हम लोग के समय में हुआ करता था। और सर, बिहार को आगे बढ़ाने में कुछ युवाओं को संदेश देंगे कि मतलब किस ढंग से काम करें, किस ढंग से स्टार्टअप करें या किस ढंग से पढ़ाई करें, किस डायरेक्शन में जाए, ये सारा चीज़ कुछ वैसे मतलब एक बेहतर बिहार निर्माण हो सके? क्योंकि अभी सारे लोग मतलब एक भेड़ चाल में चल रहे हैं। मतलब 10% ही लोग हैं जो कुछ हट के अलग कर रहे हैं, बाकी 90% लोग एक ही चाल में चल रहे हैं। उनको किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। घिसी पिटाई, वही सिलेबस, वही जॉब, वही तैयारी करना, फिर बैठ जाना है। तो इसमें आप कुछ? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये एक ज्वलंत चीज़ है बिहार के लिए। एक चीज़ मैं बताऊंगा, यहाँ के लोगों में थोड़ा पैसेंस का अभाव है। मेरिट का अभाव नहीं कहेंगे, क्योंकि जहाँ भी आप चले जाओ इंडिया के, क्या विश्व के किसी भी कोना में बिहार के लोग मिलेंगे। एक आपको IAS से लेके एक नीचे तक रिक्शा चलाने वाले तक मिलेंगे। सर, जुनूनी बहुत होते हैं। जुनूनी बहुत होते हैं कर गुजरने से, लेकिन इनका जो डायरेक्शन है ना, सिर्फ किसी जॉब का तैयारी कर लेना, बस अगर हो गए निकल गया तो ठीक है, अगर फेल हो गए तो कोई डिप्रेशन में चल जाता है, नहीं तो फिर वही अपना। इसके पीछे कारण वही है कि हमारा जैसे राजस्थान और गुजरात वगैरह जो है स्टेट है जहाँ इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हुआ है, हमारे यहाँ उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया, जिसके कारण एक ही ऑप्शन है, या तो जॉब करो, नहीं तो फिर डिप्रेशन में चले जाओ। तो वो इसके लिए हमको ध्यान देना होगा कि केवल सरकारी जॉब ही नहीं है, अब तो प्राइवेट जॉब उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं।
और ज़्यादा उसमें फ्रीडम है। आजकल जो 2020 के बाद जो एक दौर चली है कि घर से भी काम करने, कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तो ऐसे हैं, सरकारी में अभी भी वो नहीं हुआ है लागू, आना ही पड़ता है ऑफिस, लेकिन कई ऐसे बढ़िया प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें आप घर से भी काम कर लेते हो, तो ये फैसिलिटी है। तो हम ये कहेंगे युवाओं को, बिहार के युवाओं को, कि डिप्रेशन में नहीं जाना है, कि बल्कि सब्स्टिट्यूट तैयार देखना है उसको, है ना। सरकारी नौकरी ही सर्विस सेवा नहीं है। उस कभी समय हुआ करता था जब जीपीएफ और पेंशन स्कीम हुआ करता था तो सरकारी का महत्व ज़्यादा था। अब तो वहाँ भी पेंशन नहीं है, इसलिए वो उसको एकमात्र साधन नहीं माने, बल्कि उसका सब्स्टिट्यूट भी ढूंढे और प्राइवेट में भी जा सकते हैं, उसके लिए खुला हुआ है द्वार। अब बिहार से बाहर निकले तो ज़्यादा ऑप्शंस हैं उनके लिए। वो चीज़ तो है, बिहार से बाहर निकलेंगे तो ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन मतलब अपने बिहार के युवाओं को वो चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था कि मतलब कुछ ऐसा मतलब क्या करे, जो सिलेबस का पढ़ाई है वो करे, या फिर प्रिपरेशन करे, या फिर कुछ एक जो देखिए बड़ा अच्छा ये भी एक सवाल मैं कहूँगा, आपने कबीर और कमाल का नाम सुना होगा। गार्जियन का भी वही हाल है। हाँ, वो लोग भी, वो अगर भी बच्चा बोल रहा है कि हमको यूपीएससी की तैयारी करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं, जो एक अच्छे पेरेंटिंग निभाने के चलते वो लोग हाँ जाओ तैयारी करो छोड़ देते हैं। एक उदाहरण मैं इसमें दूंगा, कबीर और कमाल दो हुआ हमारे समाज में हुए हैं, कबीरपंथी लोग भी हैं कई लोग। कबीर थे, उनके बेटा कमाल थे। कबीर का कहना था कि हमेशा एक नाव पर पैर रखना है, दो नाव पर पैर रखते हैं तो डूब जाएंगे। लेकिन जस्ट कमाल उनको उल्टे थे, वो कहते थे हमेशा दो नाव पर पैर रखें, एक अगर डूब गया तो दूसरे पर चढ़ जाना है। तो आज के युग में जब इतना फास्ट लाइफ हो गया है, हमारा ये मानना है कि हमेशा एक सब्स्टिट्यूट साथ में लेकर चलें, दो नाव पर चलें, वो ज़्यादा सार्थक है। कमाल का जो भाषाएं हैं आज के डेट में ज़्यादा सार्थक है। और शुरू से इस तरह से तैयारी करें कि हम अगर यहाँ नहीं हो सके तो यहाँ जाएंगे, तो उसमें डिप्रेशन की भावना नहीं हो पाएगी, उसके दौर से नहीं गुजर पाएंगे कि यहाँ हम जाना चाहते थे नहीं मिला तो हम क्या करें, वहाँ जाकर रास्ता बंद नहीं होगी। वो अगर सब्स्टिट्यूट लेकर शुरू से ही चलेंगे तो उनको वो नहीं तो वो पता है कि हमारे यहाँ नहीं तो वहाँ मिलेगा। तो ये चीज़ें का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा लोगों को। जैसे जैसे आज का जनरेशन, जैसे जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लोग आ रहे हैं, वो देखते हैं कि हमारा जनरेशन जो है वो ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो स्ट्रगल का कोई अंत नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, आज का युवा जो है वो स्ट्रगल करना नहीं चाहता। इसके पीछे भी ये एक है कि अब जो लोग हैं वो ज़्यादा थोड़ा सा डिप्रेशन का जल्दी शिकार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी हतोत्साहित हो जाते हैं। हम लोग का समय था, मैं याद करता हूँ अपने अगर बीते हुए दिनों को, 87 में मैंने मैट्रिक पास किया। उस समय मैं एक झोपड़ी के मकान में, जिसमें खपड़पोश मकान करता है, किराए के मकान पर, एक लोअर मिडिल क्लास से फैमिली से मैं बिलोंग करता था, जिसमें लाइट भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी। ललटेन में लेकर के मैं पढ़ कर के मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, जो शायद आज हम समझते हैं कि कोई बच्चे शायद अब उस युग से तो नहीं गुजर रहे हैं। लाइट तो बिहार में अच्छी खासा, बिहार का पूरे इंडिया में लाइट पहुंच गई है। और न ये मोबाइल था, न टीवी थी, न कुछ था, जो भी था संकुचित था दायरा अपना, जो टीचर पढ़ा दिया बस उसी से पढ़ना था। जो किताब है, सरकारी स्कूल ही थी। जब मैं पहले ही बताया कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करता था, तो प्राइवेट में पढ़ने के लिए पैसे भी नहीं थे, लेकिन ऊपर वाले की कृपा और अपना सतत लगन और माँ बाप का आशीर्वाद ऐसा रहा कि मैं आज एक क्लास 1 जॉब में हूँ। तो मेरा कहना आज के समाज में, आज के युवाओं से ही है कि वो स्ट्रगल को अपने लाइफ में लाए। सारी सुविधाएं मिली हुई है तो कुछ दिन उसको सुविधाओं को छोड़ करके भी कोशिश करें कि हम रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। अपने लाइफ को उस तरह से देखें कि भविष्य में अगर नहीं मिला, कहीं हम स्ट्रगल में पीछे पड़ गए, तो हम सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं, उसकी आदत अभी से ही डाल लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें टाइम दिया। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि सर से हमने बातचीत किया। अगर आपको इसमें कुछ सुझाव समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता